जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में मैं कुछ खास जानकारियां शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो डीएडीआर पर निराशा, बड़ा इंतजार, सैनिक ने बढ़ाया देश का मान, ईसीएचएस कहीं भी नहीं, डीएसपी बीमा उम्र भर। जी हाँ दोस्तों, क्या नीरज उस आंकड़े को पीछे छोड़ सकेंगे? बहुत ही बढ़िया, नीरज चोपड़ा लगातार दूसरा एशियन गेम्स गोल्ड मेडल, भारत का इतिहास। तो चलते हैं सबसे पहले खबर पर दोस्तों कि हमारे फौजी सैनिक ने जो है देश का मान बढ़ाया है। और मान दोस्तों ऐसी वैसी जगह नहीं, एशियन गेम्स 2023 में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि सूबेदार नीरज चोपड़ा, जिन्होंने कि कई सोने के पदक जीत चुके हैं, ओलंपिक से लेकर जो विश्व की बड़ी प्रतिस्पर्धाएं हैं वहां पर जो है जेवलिन थ्रो में उन्होंने कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं और देश के लिए सोने चांदी के पदक भी जीते हैं। तो इसी कड़ी में अब जो है एशियन गेम्स में कल इन्होंने जो है जेवलिन थ्रो में भारत को जो है सोने का पदक दिलाया। इन्होंने जो है 88.88 मीटर जेवलिन थ्रो करके स्वर्ण पदक हासिल किया। इसमें खुशी की बात यह है कि जेवलिन थ्रो में जो सिल्वर पदक है वह भी जो है किशोर कुमार जैना के द्वारा भारत के ही खाते में आया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे सैनिक न केवल देश की रक्षा कर रहे हैं बल्कि खेल प्रतियोगिताओं में भी देश विदेश में भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। तो सूबेदार नीरज चोपड़ा को इसके लिए बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अगला दोस्तों, मैंने व्हाट्सएप पर देखा कि ईसीएचएस के रिगार्डिंग एक मैसेज जो है कई बार फॉरवर्ड किया जा रहा है और उसमें दिखाया गया है कि जरूरी सूचना, आपातकाल स्थिति में ईसीएचएस कार्ड होल्डर किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकेंगे। उस इलाज का पूरा खर्च ईसीएचएस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अदा किया जाएगा। तो इस प्रकार का जो है एक मैसेज जो है वायरल हो रहा है। तो दोस्तों मैंने इसका विश्लेषण किया और जो इस पर ऑर्डर है इसके बारे में जो है जो ऑथेंटिक लेटर है उसके बारे में देखा, जो एडवाइजरी जारी की गई है आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से इसके रिगार्डिंग, ताकि जो है सबको यह क्लियर कर सको। तो इसमें ऐसी बात नहीं है, कुछ हकीकत तो है लेकिन इसको समझना जरूरी है दोस्तों, पूरी चीज को समझना जरूरी है। आप देख रहे हैं 22 सितंबर का जो है यह लेटर है आर्मी हेडक्वार्टर का, ठीक है। तो इन्होंने जो है जो एडवाइजरी जारी की है गैर सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज के लिए सलाह, यानी कि जो नॉन इनपैनल्ड हॉस्पिटल हैं ईसीएचएस के, तो उनमें उपचार के लिए यहां पर क्या कहा गया है कि यह सूचित किया जाता है कि 28 सितंबर 2018 के उपचार प्रबंधन एसओपी पैरा 16 के अनुसार केवल आपातकालीन परिस्थितियों में नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इलाज की अनुमति है। अब देखिए दोस्तों, इसके रिगार्डिंग जो है 28 सितंबर 2018 को एक एडवाइजरी जारी की गई थी ईसीएचएस की तरफ से कि नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस में जो है आप अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन इस लेटर के द्वारा जो है, इस एडवाइजरी के द्वारा बताया गया है कि यह देखा गया है कि ईसीएचएस लाभार्थियों द्वारा बिना पूर्व मंजूरी के अपनी इच्छा से नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इलाज करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो निर्धारित ईसीएचएस दिशा निर्देशों और बड़े पैमाने पर ईसीएचएस लाभार्थियों के हित के खिलाफ है। गैर सूचीबद्ध अस्पतालों में बिल बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। बिलों की प्रतिपूर्ति केवल वास्तविक आपात स्थितियों के लिए की जाती है। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि यह देखा गया है कि कई जो एक्सर्विसमैन हैं वो बिना अनुमति के जो नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है वहां पर जा रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं, उसके बाद बिल लेकर के आ रहे हैं। जबकि जो एसओपी में दिशा निर्देश हैं, यदि आपको नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इलाज करवाना है तो आपको इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी और अनुमति लेने के बाद ही आप नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अपना इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपातकालीन परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन में इस प्रकार से जो है नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए जा रहे हैं तो कृपया करके, अगर इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में यह सारी सुविधाएं नहीं है तभी जाके आप परमिशन लेकर के नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं, अन्यथा आपके बिलों की मंजूरी में दिक्कत हो सकती है। अगला दोस्तों एक कमेंट आया था और इवन की जो है मुझे इसके रिगार्डिंग कल एक कॉल भी आई थी, मेरे जानने वाले हैं सूबेदार साहब ने कॉल किया था कि हमें यह बताइए कि जो डीएसपी अकाउंट हमें मिलता है वह जो है कितनी उम्र तक हमें जो है इसमें इंश्योरेंस का फायदा मिल सकता है। तो मैंने उनको, और इसी प्रकार का यह कमेंट भी आया है कि प्लीज क्लेरिफाई अप टू व्हाट एक्सटेंट ऑफ एज द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर इज एप्लीकेबल टू डिफेंस पेंशन अकाउंट होल्डर। तो दोस्तों यदि आपका बैंक में डीएसपी अकाउंट है, उसमें आपकी डिफेंस से
पेंशन आती है तो आपको इसमें पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। अब कितनी उम्र तक दिया जाता है दोस्तों, अगर एज का देखा जाए तो इसमें एज का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, यह लाइफ टाइम के लिए होता है, आप यह समझ सकते हैं। लेकिन मुझे जो है कुछ ऐसे भी कमेंट आए थे कि मेरे दादाजी की उम्र जो है 90 साल थी और उनकी जो है डेथ हो चुकी है, तो क्या उनको भी यह क्लेम मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखिए मेरी बात सुनिए, यह होता है केवल पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ठीक है, जो पेंशनर होते हैं पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डेथ कवर, ठीक है। अगर जो है किसी भी दुर्घटना के कारण, ऐसा नहीं है कि गाड़ी से जो है जाते समय कोई एक्सीडेंट हो गया तभी दुर्घटना हुई, दुर्घटनाएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, हादसे जिन्हें कहते हैं, ठीक है। कईयों को डाउट होते हैं कि क्या जब गाड़ी से जाएंगे तभी दुर्घटना, ऐसा नहीं है, कोई भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अगर जो है उससे उनकी मृत्यु हुई है और आपका अकाउंट डीएसपी पेंशन के तहत जो है वहां पर रजिस्टर्ड है, तो आपको जो है एसबीआई से तो 30 लाख का जो है इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। अन्य बैंकों में भी अपने अपने पैकेज हैं। तो दोस्तों यदि नेचुरल डेथ हुई है तो उसमें बैंक के द्वारा किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस क्लेम नहीं दिया जाता है, यह जो है केवल एक्सीडेंटल डेथ पर ही दिया जाता है। अगली चीज दोस्तों, डियरनेस अलाउंस, जैसे कि आपको पता है जो डीए डीआर है जुलाई से बढ़ना है और एक्सपेक्टेड है कि 4% बढ़ना है। अभी तो 42% चल रहा है, तो 46% इसको, जो एआईसीपीएन के आंकड़े हैं उनके मुताबिक जो है 4% इसको बढ़ना है। तो इसका जो है कैबिनेट के द्वारा दोस्तों अप्रूवल होना है, अभी तक हुआ नहीं है। तो जो 4 अक्टूबर यानी कि कल कैबिनेट की मीटिंग थी और पूरे कयास लगाए जा रहे थे कि जब कैबिनेट की मीटिंग होगी तो इसमें जो है, इसमें जो डियरनेस अलाउंस है, डीआर है, उसको मंजूरी दे दी जाएगी। और जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं उनको नवरात्रों में, दीपावली में इसका भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसकी मीटिंग भी हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई, जैसे मैंने आपको बताया 4 अक्टूबर को मीटिंग हुई, लेकिन डीए और डीआर पर कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि अन्य मुद्दों पर वहां पर अप्रूवल दिया गया। और दोस्तों ये कयास लगाए जा रहे थे कि उसको होना था, क्यों होना था? क्योंकि जो है डिसीजन इज क्रूशियल एंड इलेक्शन कमीशन में अनाउंस द डेट ऑफ असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट एट एनी टाइम। आपको पता है कि अब जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जल्द ही जो 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा कर दी जानी है और इससे जो है लग जाएगी दोस्तों कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लग जाएगी, जिससे कि सरकार को यह डिसीजन लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये मेकिंग इट चैलेंजिंग फॉर द गवर्नमेंट टू मेक दिस डिसीजन, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद दोस्तों सरकार कई फैसले नहीं ले पाती है। इसलिए दोस्तों यहां पूरी उम्मीद लगाई जा रही थी कि 4 अक्टूबर को इसका फैसला आ जाएगा। हालांकि दोस्तों अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जो है अभी तक जो स्टेट में चुनाव है, 5 स्टेट में होने हैं, उसका अभी अनाउंसमेंट नहीं किया। लेकिन इस चीज को देखते हुए दोस्तों हो सकता है जल्द से जल्द जो है कैबिनेट की मीटिंग जब भी होगी उसमें इसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों अक्टूबर में किसी भी हाल में जो है डीआर का पेमेंट, डीए डीआर का पेमेंट तो भुगतान तो होना ही है। लेकिन कैबिनेट के द्वारा मंजूरी के लिए आप सभी को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।